जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी की कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरे ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में हिंदी से गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। निम्न में से कौन अयोगवाह है, आपको बताना है। विसर्ग दिया हुआ है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, अल्प प्राण है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट करके आपको राइट आंसर जरूर बताना है। तो निम्न में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह की अगर बात करें तो विसर्ग को ही किसे, तो विसर्ग को ही अयोगवाह बोला जाता है। पूछा जाए विसर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है तो अंक और आहा क्या, तो अंक और आहा ये दोनों क्या है, तो विसर्ग है, जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें महाप्राण की तो महाप्राण जो होगा ये वर्ग का दूसरा और चौथा कौन कौन सा, तो दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा ये महाप्राण होगा। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो चार हैं। कितने हैं, तो चार हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अल्प प्राण की बात करें तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा ये अल्प प्राण होगा, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या फिर संघर्षहीन है? तो बात करें प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, कई बार हमने आपको बताया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पार्श्विक, जरूर ध्यान रखें, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़ते होंगे तो निश्चित ही आप ये प्रश्न गलत नहीं करेंगे क्योंकि कई बार हमने आपको बताया है। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? तो आसान प्रश्न है, दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा। कुछ शब्द आप लोग कमेंट करके बताएं जो है द्वैत व्यंजन वाले शब्द, कुछ शब्द आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो अभी आपको हमने बताया छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, तालव्य या फिर संयुक्त वर्ण। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती? तो अभी आपको हमने बताया संयुक्त वर्ण कितने होते, तो चार होते। संयुक्त व्यंजन कितने होते, तो चार होते। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती, तो संयुक्त वर्ण की। किसके अंतर्गत, तो संयुक्त वर्ण के, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर अकारांत। तो बताना है। हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो पूरे ध्यान से देखते हैं तो हिंदी में मैक्सिमम स्कोर आप करके आएंगे। जहां तक है कि बाहर प्रश्न नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर अकारांत। तो अयोगवाह तो हमने आपको बताया ही, विसर्ग जो होता अंक और आह क्या, तो अंक और आह जो होता ये किसमें जाता, तो अयोगवाह में। अंत्यस्थ की बात करें तो अंतस्थ क्या होता, चार होते, या, रा, ला और वाह, ये क्या होते, तो अंतस्थ होते, ध्यान रखिएगा। अकारांत की बात करें तो जिन शब्दों के अंत में आ आता उन्हें क्या कहते, तो अकारांत कहते, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अकारांत, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सर्वप्रथम बात कर ले संधि की, तो संधि के कितने प्रकार होते? अगर इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि संधि के कितने प्रकार होते, तो तीन प्रकार होते। कितने, तो संधि जो होती ये तीन प्रकार की होती, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। कौन कौन सी, तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यहां पर बात करें नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो दीर्घ संधि दिया हुआ है, गुण संधि है, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। तो नायक, जब आप नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो नय धन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नय धन अक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर ए और आ मिलकर के आय बन जाएगा। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो ध्यान रखें अयाधि संधि। कौन सी, तो अयाधि संधि यहां पर हो जाएगी नायक में, जरूर ध्यान रखें। बात करें स्वर संधि के कितने भेद होते, तो पांच होते। कितने होते, तो पांच होते, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे।
अगर आप वो ट्रिक याद रखेंगे तो 99% आपका जो है आंसर सही होगा। चंद्रोदय, जब भी बीच में दूसरा जब अक्षर हो उसमें ओ की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, तो आप वहां पर गुण संधि लगा देना, मैक्सिमम टाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि, देखो ओ की मात्रा यहां पर है चंद्रोदय में, तो कौन सी हो जाएगी, तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी, तो गुण संधि हो जाएगी। ध्यान रखना। वृद्धि संधि की बेटी का आप ध्यान रखिए, वृद्धि संधि अगर होगी तो अ, डबल अ की मात्राएं अगर मिल जाए वहां पर, जैसे अकैक लिखा हो, क्या लिखा हुआ है, तो अकैक लिखा हुआ है, कहां पर क्या है, तो डबल की मात्राएं हैं, तो अकैक में कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि की बात कर ले तो बड़ा आ का मात्रा आपको लगा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। तो जब आप यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो यशा धन दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यशा क्या हो जाएगा, तो यशा में विसर्ग लगेगा, क्या लगेगा, तो विसर्ग लगेगा और उसके साथ में दा हो जाएगा। तो सिंपल है, जब विसर्ग लग जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आसान है, क्या हो जाएगा, तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा, तो यशा धंधा हो जाएगा। तो सिंपल है, जब विसर्ग लगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। गलती नहीं करेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। निम्न में स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या फिर दुष्कर। तो आपको बताना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो वागीश, वाक धन ईस हो जाएगा तो व्यंजन संधि हो जाएगा। दिक धन अंबर हो जाएगा तो व्यंजन हो जाएगा। दो धन कर हो जाएगा। तो यहां पर रत्नाकर जो है ये क्या हो जाएगा, तो स्वर संधि है। रत्न क्या हो जाएगा, तो रत्न धन आकर हो जाएगा। क्या, तो रत्न धन आकर हो जाएगा। आ, लघु आ और दीर्घ आ मिलकर के क्या बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, बड़ा आ बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो रत्नाकर में जो है स्वर संधि हो जाएगी। स्वर में कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से विकार जो उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, तो संधि कहेंगे। आसान प्रश्न है, क्या, तो संधि कहेंगे। दो शब्दों का जब मेल होगा तो समास होगा। ध्यान रखिएगा। और दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहेंगे। उपसर्ग की बात कर लें तो ये शब्द के आगे जुड़ा होता है। कहां जुड़ा होता है, तो आगे जुड़ा होता है। प्रत्यय की बात करें तो ये पीछे जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, 28, 30, 42 या फिर 50। तो इसको आपको रट के रखना है कि हिंदी में कृत प्रत्यय जो है ये 42 हैं। कितने, तो 42 हैं। कितने, तो हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं, तो 42 हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या फिर क्रिया के साथ। तो प्रत्यय की बात करें तो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं किसके साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ। आप लोग ध्यान रखिए, का से क्रिया और का से कृदंत। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते, तो क्रिया के साथ जुड़ते। और तद्धित प्रत्यय की बात करें, एक जो होता है आपका तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, समास, अव्यय, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो अभी आपको हमने बताया, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता उससे प्रत्यय कहते, और जब आगे जोड़ा जाता उसे उपसर्ग कहते। ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, व्यवस्था में पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था, जब आप व्यवस्था लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो जब आप व्यवस्था लिखेंगे तो आप बताइए इसका विपरीत क्या होगा। तो व्यवस्था में जब आप आ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो आ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अव्यवस्था। तो आ जब उपसर्ग लग जाएगा तो ये इसका व्यवस्था का विपरीत हो जाएगा। क्या, तो व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो आ लगा देंगे तो उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सब में व्याप्त यानी कि हर जगह पर व्याप्त, हर जगह मौजूद होने वाला
उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वव्यापी, 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 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, जो सब जगह व्याप्त हो उसको सर्वव्यापी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सर्वव्यापी बोलेंगे। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा, या फिर गणनावाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति का बोध होता, क्या होता? तो पूरे जाति का बोध। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य में पूरे मनुष्य आ गए, क्या आ गए? तो पूरे मनुष्य आ गए, तो ये जातिवाचक हो गया। यहां पर द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा? तो सोना चांदी जो होगा ये द्रव्यवाचक में जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब नाप तौल की बात होगी तो परिमाणवाचक होगा। क्या होगा? तो परिमाणवाचक होगा। ध्यान रखिए, जो है गणनावाचक यहाँ पर कर लीजिए तो वो गिना जाएगा, जिसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राम आम खाता इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, अनेकार्थी क्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राम आम खाता है। राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है। राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है। तो जब आम खाता है, जब आपको कर्म मिल गया, जब आप प्रश्न करेंगे कि राम क्या खाता है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि राम आम खाता है। तो जब आम ये क्या हो गया? तो कर्म हो गया। जो जब कर्म मिल जाएगा तो सकर्मक होगा। क्या होगा? तो सकर्मक होगा। लेकिन जब कर्म नहीं मिलेगा, जैसे कि यहां पर दिया होता राम दौड़ता है, तो राम क्या दौड़ता है? पैर दौड़ता है, नहीं पता चल रहा ना, कर्म नहीं मिल रहा, तो अकर्मक हो जाता। ध्यान रखिएगा। राम सोता है, तो राम क्या सोता है? नींद सोता है? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना है, जब आपको कर्म ना मिले तो सिंपल है, अकर्मक हो जाएगा, और जब कर्म मिल जाएगा तो सकर्मक हो जाएगा। ध्यान रखना है। आगे से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? दोस्तों, अगर आपको क्लासेस पसंद आती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे भी काम करें। तो आप लोग भी कमेंट करके बताया करें कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष होगा, अंत होगा, पतन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान है, उत्कर्ष का जो विलोम होता है ये अपकर्ष होता है। क्या होता है? तो अपकर्ष होता है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो के लिए एक शब्द बताइए। भूभुर होगा, ऊसर होगा, उर्वरा होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो सिंपल है, जहां कुछ ना पैदा उसे ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऊसर जमीन है, वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा। किसान क्या बोलते हैं कि हमारी जो जमीनें हैं ये ऊसर हो गई हैं। तो ऊसर का मतलब ये होगा कि वहां पर कुछ पैदा नहीं होता, बंजर जिसको आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, अक्ल का पुतला का अर्थ बताइए। अत्यंत मूर्ख, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो अक्ल का पुतला दिया हुआ, इसका जो सटीक अर्थ है किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो जब किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अक्ल का पुतला का अर्थ की जब बात करेंगे तो बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएगा। क्या? तो बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएगा। दोस्तों, 20 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 20 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, और वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम आगे बढ़ रहे। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश डैश है, नियम है, त्रासदी है, अभिश्राप है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिश्राप है। क्या है? तो अभिशाप है। ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द रेखा बोलिए। आकाश, ये गगनचुंबी, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आकाश को छूने वाले को क्या कहेंगे? तो गगनचुंबी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो गगनचुंबी कहेंगे। आकाश को छूने वाले के लिए क्या बोलेंगे? तो गगनचुंबी बोलेंगे। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाधा होगा, प्रीति होगा, भ्रमण होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है व्यवधान करना, कहते हैं कि राक्षस लोग जब यज्ञ होता था तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करते थे। क्या करते थे? तो व्यवधान उत्पन्न करते थे। तो व्यवधान का मतलब होता है बाधा। क्या? तो बाधा हो जाएगा। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो बाधा हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि प्रश्न आगे मिलेगा तो आप उसको निश्चित ही सही करके आएंगे। खून का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गुस्सा पचा जाना, भयभीत होना, घृणा करना, इनमें से एक से अधिक। तो बताना है आपको कि खून का घूंट पीना, क्या खून का घूंट पीना का अर्थ क्या हो जाएगा? कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहें। कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपको याद ही होगा। तो खून का घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गुस्सा पचा जाना। जब आपको कभी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर आप उसे कंट्रोल करते हैं, तो क्या होता है? गुस्सा पचा जाना, यानी कि खून का घूंट पीना। क्या?
खून का घूंट पीना, और जो गुस्से को पचा जाते हैं वही जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जब गुस्सा आता है तभी आप कोई जो है गलत कदम उठाते हैं। अगर आप उसको पचा जाते हैं, गुस्से को अपने कंट्रोल कर लेते हैं, तो समझ जाना आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है, जातीय का विलोम शब्द बताइए। सजातीय होगा, जातीय होगा, विजातीय होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जातीय का विलोम होता है क्या? तो जातीय का विलोम हो जाएगा विजातीय। क्या? तो विजातीय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जातीय का विलोम क्या होगा? तो विजातीय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। करुण रस के देवता इनमें से कौन है? महेंद्र, यम, कामदेव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करुण रस के देवता बोला जाता है यम को। किसे? तो यम को बोला जाता है, जिसे आप यमराज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यमराज कहते हैं इनको। क्या बोला जाता है? तो करुण रस के देवता बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर यण संधि। तो हमने आपको बताया, अगर आपको याद होगा, अत्याचार दीर्घ में हमने आपको बताया है दूसरे शब्द में क्या? तो बड़ा आ का मात्रा मिलेगा। गुण संधि में ओ का मिलेगा, और वृद्धि संधि में अय का मिलेगा। लेकिन यहां पर आधा है। क्या है? तो जब भी या के साथ आधा आ जाए, कोई भी शब्द आधा, कोई भी जो वर्ण है, जब आधा आ जाए तो आप लगा देना कौन सी संधि? तो ध्यान रखिएगा, यण संधि लगा देना, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। अत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो यण संधि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? संज्ञा की बात करें तो संज्ञा जब पूछा जाता है तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कितने? तो 5 प्रकार होते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। जब भी बात कर ली व्युत्पत्ति के आधार पर, तो संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। बात कर लें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होगा जो दुनिया में अकेला होगा। क्या होगा? वो दुनिया में अकेला होगा, उसके जैसा कोई और नहीं होगा। वो दुनिया में अकेला होगा, वो क्या होगा? तो व्यक्तिवाचक हो। जैसे हिमालय, पहाड़, राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इनमें से कौन सा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। आप लोग प्रश्न को आराम से पढ़ा करें, क्योंकि नहीं के चलते आप लोग गलत कराते हैं। ध्यान रखना, भी हम भी कंफ्यूज है, क्योंकि ध्यान से हमने पढ़ा नहीं, नहीं को देखा नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न है, लेकिन जब हमने ऑप्शन पढ़ा तो 2 यहाँ पर लगा हमको व्यक्तिवाचक, इसलिए हमें तुरंत यहाँ पर प्रश्न पर नजर गई और देखा कि नहीं लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हिमालय। हिमालय क्या है? तो दुनिया में अकेला है। राम भी जब कोई नाम होगा तो वो भी अकेला होगा। तो क्या हो जाएगा? राम और हिमालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि पहाड़ जो है, पहाड़ के जैसे और भी तो पहाड़, अगर नाम यहाँ पर पहाड़ का दे देता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता। लेकिन पहाड़ के जैसे तो और पहाड़ है, तो जब उसके जैसे और हो तो सिंपल है, जातिवाचक संज्ञा है। तो पहाड़ जो है जातिवाचक है। बाकी हिमालय और राम की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 5, 6। बताना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने? तो 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? डच, चीनी, अंग्रेजी, या फिर फ्रांसी। तो बात करें स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो आसान है, अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है? तो स्टेशन की बात करेंगे तो स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनी का विलोम क्या होगा? पर्याय की बात करें तो अवनी किसको बोलते? पृथ्वी को बोलते, धरती को बोलते। किसको? तो पृथ्वी को बोलते, धरती को बोलते। अंबर, सितारा, धरा। तो धरा तो पृथ्वी का पर्याय ही है, यानी कि अवनी का पर्यायवाची धरा है। अंबर, यहाँ पर अंबर किसको बोलते? तो आकाश को बोलते। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? तो अंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। दूसरार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, या फिर इनमें से कोई। रूढ़ शब्द को आप तोड़ नहीं सकते। योग रूढ़ की बात करें तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते सभी योग रूढ़ होते। यौगिक शब्द जो 2 से मिलकर बनते, यहाँ पर 2 सार्थक शब्दों से मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो यौगिक कहेंगे। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्न से रूढ़ शब्द का उदाहरण बताइए। आगमन, पान, रंगीला, या फिर उपयुक्त में से एक से। तो हमने आपको बताया रूढ़ शब्द को आप तोड़ नहीं सकते। रूढ़ शब्द को आप तोड़ नहीं सकते। ध्यान रखना। तो यहाँ पर पान है, पान को आप तोड़ नहीं पाए। जबकि रंगीला, गीला में रंग लगा देंगे। आगमन, गमन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो ध्यान रखें, इन्हें आप तोड़ सकते, जबकि पान को आप तोड़ नहीं सकते। तो जो तोड़ा ना जा सके वो रूढ़ शब्द होगा। क्या होगा? तो रूढ़ शब्द होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशांत होगा, युद्ध होगा, भलाई होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो शांति का विलोम शब्द क्या होगा?
प्रशांत होगा, युद्ध होगा, भलाई होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो बात करें शांति का जो विलोम हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे, युद्ध होगा। क्या होगा? तो शांति का विलोम होता है युद्ध। क्या होता है? तो युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? कौन सा शब्द है जो देशज शब्द है? आलमारी दिया हुआ है, डोंगा है, कैंची है, इनमें से कोई नहीं है। तो देशज शब्द की बात करें तो देशज, आपको ध्यान रखना है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही ना पता हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही ना पता हो, उन्हें देशज शब्द का, जैसे डोंगा हो गया, डोंगा हो गया, खचाखच हो गया, खटाखट हो गया, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, डोंगा, लोटा, डोंगा, लोटा, खचाखच, फटाफट, ये सब जो शब्द हैं, ये क्या है? तो देशज शब्द हैं। क्या है? तो देशज शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, गलती आगे से नहीं करना है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द बताइए। शैलसुता, ब्राह्मी, पद्मा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लक्ष्मी का समानार्थी जो हो जाएगा ये पद्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पद्मा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे लक्ष्मी को और क्या बोलते, तो रमा बोलते। क्या? तो लक्ष्मी का जो पर्याय होता ये रमा होता। क्या होता? तो रमा होता। कमला होता। क्या होता? तो रमा होता, कमला होता। क्या होता? तो कमला होगा। इंद्रा हो जाएगा। क्या? तो इंद्रा हो जाएगा, इंद्रा हो जाएगा, श्री हो जाएगा, और सिंधु सुता हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा? तो पद्मा, रमा, कमला, इंदिरा, ये सब जो है ये लक्ष्मी का समानार्थी कह सकते हैं, पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत देश है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, सापेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, समर्थ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसा है? तो भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विधि का विलोम शब्द क्या होगा? निषेध होगा, प्रलय होगा, वियोग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब बात करेंगे विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निषेध होगा। क्या? तो विधि का विलोम शब्द हो जाएगा निषेध। क्या हो जाएगा? तो विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। ध्यान रखना है सभी को, गलती कोई भी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। एग्जाम में आप भरोसा दिखाइए कि गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। जब आप कंसंट्रेशन बनाएंगे तो आपको प्रश्न याद होंगे, और जब प्रश्न याद होंगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, और जब कंफ्यूज नहीं होंगे तो निश्चित ही प्रश्न सही करके आएंगे। इसलिए पूरे ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों को अवकाश डैश डैश दे दी गई थी। अधिसूचना, जानकारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर सूचना। तो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी। क्या हो जाएगा? तो अवकाश की सूचना, कर्मचारियों को जो है अवकाश की सूचना दे दी गई थी। 40 है, लुप्त का समानार्थी शब्द क्या होगा? लुप्त का समानार्थी कह सकते हैं कि क्या होगा? तो विलोम। तो लुप्त समानार्थी मतलब क्या होता है? तो पर्याय होता है। विलोम क्या हो जाएगा? तो उल्टा हो जाएगा। तो लुप्त का समानार्थी शब्द अगोचर होगा, प्रकट होगा, गायब होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें लुप्त का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसने भी गायब यानी कि थर्ड ऑप्शन का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विद्यमान का समानार्थी शब्द बताइए। आसीन होगा, उपस्थित होगा, उत्पन्न होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो विद्यमान, विद्यमान मतलब क्या होता है? जो उपस्थित हो। तो समानार्थी मतलब क्या होता है? पर्याय होता है। तो सिंपल है, यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। विद्यमान का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्पन्न हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? कुकर्म होगा, निष्काम होगा, अकाम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सकाम मतलब क्या होता है? यानी कि काम हो गया। तो निष्काम मतलब काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो सकाम का विलोम हो जाएगा निष्काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सकाम का विलोम निष्काम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। लोमड़ी, निराश, झरना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लोमड़ी और झरना ये सब तद्भुव, जबकि निराश यहाँ पर तत्सम है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्धि अंश आपको बताना है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, राइट आंसर को जरूर कमेंट करते रहें। कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्धि अंश बताइए। मैंने होगा, यह काम होगा, कर लेना चाहिए, या फिर क्या हो जाएगा? तो बताना मैंने यह काम कर लेना। यहाँ पर मैंने नहीं होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्या? तो मुझे
यह काम जो है कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने की जगह पर मुझे होगा, तो राइट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने की जगह क्या हो जाएगा, तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ बताइए। ईर्ष्या में व्यथित होना, क्रोध में कठोर वचन कहना, बहुत थक जाना, इनमें से कोई नहीं। तो अंगारों पर लौटना, क्या, तो अंगारों पर लौटने का जो अर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गलती नहीं करेंगे। तो ईर्ष्या में क्या, तो ईर्ष्या में व्यथित होना, क्या, बहुत से लोग ईर्ष्या में जल रहे होते, दूसरे की ईर्ष्या में जल रहे होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, अंगारों पर लूटने के बराबर वो होते हैं। तो ईर्ष्या में व्यथित होना, बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आपके पड़ोसी ही होंगे कि वो आपसे जो है ईर्ष्या में जलते होंगे। तो ध्यान रखना है, मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होगा ईर्ष्या में व्यथित होना, आगे बढ़ना, जो है जितना भी पड़ोसी जले उसके साथ मेहनत करके आपको आगे बढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ बताइए। तुरंत क्रोध, तंग करना, ध्यान देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ जो होगा तुरंत क्रोध, तंग करना, ध्यान देना। तो जिसके नाक पर गुस्सा है यानी कि तुरंत क्रोध, क्या, तो तुरंत क्रोध, ध्यान रखना है। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो तुरंत क्रोध, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देशज शब्द का चयन करें। तो अभी आपको मैंने बताया जिन शब्दों की उत्पत्ति का ना ही पता हो, क्या हो, जिन शब्दी का जो है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना हो उन्हें क्या कहते हैं, तो देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, लोटा हो गया, डोंगा हो गया, खचाखच हो गया, खटाखट हो गया। तो यहाँ पर लोटा दिया हुआ है, क्या है, तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, लोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य आपको बताना है। तो भाववाच्य जिसमें लोग खुलकर हंस रहे थे, मुझे हंसा नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, क्या है, तो भाववाच्य पूछा जाता है कितने प्रकार होते, तो 3 प्रकार होते, ध्यान रखिए। क्रमवाच्य, और एक जो होता है कृतवाच्य होता है, एक जो होता है भाववाच्य होता। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, तो नहीं आपको मिलेगा, मुझे जो मुझसे हंसा नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां पर जो है असहाय, क्या कहते हैं, तो असहाय जहां पर फील हो किया जाए, असमर्थता दर्शाई जाए, वहां पर क्या होता, तो भाववाच्य हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, मुझसे हंसा नहीं जाता, असमर्थता दर्शाई जा रही, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लड़का सोता है, ये किस प्रकार का वाक्य है, सकर्मक है, कर्मक है, दोनों है। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे, क्योंकि हमने पहले इसी वीडियो में हमने पहले ही बताया है, आगे जो प्रश्न था उसमें हमने बताया लड़का सोता है। लड़का क्या सोता है, जब आप पूछेंगे कि लड़का क्या सोता है तो आपको जवाब नहीं मिलने वाला, और जब जवाब नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। जब आप पूछेंगे लड़का सोता है तो लड़का नींद सोता है, ऐसा तो नहीं है, लड़का नींद सोता, नींद थोड़ी कर्म हो जाएगा। तो लड़का सोता है, लड़का क्या सोता है, कर्म नहीं मिलेगा आपको। जब कर्म नहीं मिलेगा तो अकर्मक हो जाएगा, क्या, तो जब कर्म नहीं मिलेगा तो अकर्मक हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे, जरूर ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लड़का सोता है, अकर्मक हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, कूपन और विगुल किस भाषा के शब्द हैं, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, या फिर डच। तो आसान प्रश्न है, कूपन और विगुल जो है ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, कई बार हम आपको बता चुके हैं। कूपन और विगुल जो है ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि मैंने आपको बताया, जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको विसर्ग मिल जाएगा, यानी कि विसर्ग आपको मिल जाएगा। तो यहां पर निश्चल की बात करें तो निधन क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा। तो यहां पर सिंपल है, विसर्ग संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो निश्चल में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, अत्यव, रजनीश, तपोगुण, या फिर सदाचार, बताना है आपको। निम्नलिखित शब्दों में किसमें जो है स्वर संधि है, तो तपाधन गुण, सदधनाचार हो जाएगा। तो तपाधन गुण में क्या हो जाएगा, विसर्ग। और यहां पर रजनीश, रजनीश की जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो रजन धन ईस हो जाएगा, इसलिए यहां पर जो है क्या हो जाएगा, तो स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि में आपको मैंने बताया स्वर संधि के कितने पार्ट होते, तो 5 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि, अयादि संधि, जड़ संधि, या फिर दीर्घ संधि। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिक है, ध्यान रखिएगा।
यद्यपि में दिया हुआ, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, तो बात करेंगे यद्यपि। तो यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगी, तो यण संधि हो जाएगी, ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है, कंठ, तालव्य, ओष्ठ या फिर मूर्धन्य। तो पा, पा बोल करके देखिए, आप एक बार ट्राई करिए, खुद से बोलिए पा। पा, पा जब आप बोलेंगे तो जब तक आपके दोनों ओष्ठ मिलेंगे नहीं, दोनों ओठ जब तक आपके मिलेंगे नहीं, तब तक आप पा बोल ही नहीं सकते। पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, भा, मा। पा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ण हैं, जब तक आप दोनों ओठ का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप बोल नहीं सकते। तो बोल करके आप देख लीजिए, खुद से आप ट्राई कर लीजिए, गलती आपके होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओष्ठ हो जाएगा। क्या, तो ओष्ठ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कंठ की बात करें तो कंठ, कंठ क्या होगा, तो का बोलिए आप, कंठ से आवाज निकलेगी। तो का वर्ण वर्ग के जितने भी अक्षर, यानी का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ये सब क्या है, का, खा, गा, घा, गा, ये सब कंठ से बोले जाएंगे। मूर्धन्य की बात करें तो टा वर्ग के जितने भी अक्षर है, टा, ठा, डा, ढा, ये सब क्या है, टा, ठा, डा, ढाणा, ये सब जो है मूर्धन्य। तालव्य की बात करें, तालव्य, तो तालव्य चा, छा, चा, छा, जा, झा, न्या, चा वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे ये तालव्य होंगे, ध्यान रखिएगा, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, अधो, सुख, सज्जन, वाकजाल, महूदधि। तो निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, बताना है आपको, स्वर संधि किसमें है। तो अधा सुख हो जाएगा विसर्ग, सतजन यानी कि क्या हो जाएगा, सतजन में क्या हो जाएगा, व्यंजन। वाकजाल हो जाएगा तो विसर्ग वो लग जाएगा क्या, हलंत, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी व्यंजन, जबकि महोदधि गुण संधि हो जाएगा, गुण किसमें जाती, तो स्वर में जाता, ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें दिया जाता है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं, जितने भाषाएं जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, जो तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो जितने जो है 8वें जो आपका होगा, संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं संबंधित है, तो 22 भाषाओं में क्या दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, उसमें राजस्थानी और अंग्रेजी भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय या फिर रश्मि रथी। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला, तो साहित्य अकादमी इनको मिला था संस्कृत के 4 अध्याय, किस पर, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार कौन है, मधुशाला, मधुबाला, निराला, सूरदास, हरिवंश राय बच्चन, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मधुशाला के जो रचनाकार हैं ये हरिवंश राय बच्चन है। कौन, तो मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या फिर तितली। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास हो जाएगा परीक्षा गुरु, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्ध कवि, नाथ पंथी कवि, भक्त कवि या फिर संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जो है पुकारा जाता है, तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो संत कवि। किस नाम से, तो संत कवि। दोस्तों अब आप लोग अंतिम चरण पर पढ़ रहे, तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। अगर आप वीडियो छोड़ करके जाते हैं तो ध्यान रखना, आप लोग अपने साथ गद्दारी कर रहे। आप लोग अगर वीडियो छोड़ करके जाते हैं तो निश्चित ही आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपको एग्जाम में पता चलेगा कि हमने वीडियो छोड़ दी थी। अभी 20 प्रश्न है, ध्यान रखना, केवल हमने 81 प्रश्न लिया है इस वीडियो में, और 81 में हमने सबको कवर कर दिया है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हमने टच ना किया हो। जो ये प्रश्न पूछा गया सबको हमने कवर किया है। तो समझ लेना, अगर आप वीडियो छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा नाइंसाफ, अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके अंत में बताना है 81 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, निराला है, अज्ञेय है, जयशंकर प्रसाद है या फिर पंत है। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा। क्या, तो अज्ञेय हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। तो शब्द के जो है अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी हो जाएगी? तो शब्द शक्ति। क्या? तो शब्द शक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 5? तो संज्ञा के, मैंने आपको बताया संज्ञा के कितने भेद होते, तो 5 लगा देना। कितने? तो संज्ञा के कितने भेद होते, तो 5 लगा देना। अगर यहां पर प्रश्न में पूछा होता कि व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते, तो आप लोगों को 3 लगाना था, लेकिन केवल जब संज्ञा के भेद पूछा जाए तो 5 और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 लगाना होता है, ध्यान रखना है। अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, किस शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? किस शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अविद्या को, लक्षणा को, व्यंजना को या फिर अलंकार को? तो कई बार हमने आपको बताया है किस शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। किस शब्द को प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो अविद्या को। किसे? तो अविद्या को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो बताना है आपको लक्षणा की जो है शर्तों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है बता चुके हम आपको, 3 है। कि कौन कौन से? तो लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है? तो 3 है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नवरस में कौन सा रस शामिल नहीं? हास्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस या फिर वात्सल्य रस? तो बताना है आपको नवरस में कौन सा रस शामिल नहीं है। नवरस में कौन सा रस शामिल नहीं है? हास्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस या फिर वात्सल्य रस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य हो जाएगा। क्या? तो वात्सल्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या फिर भामा? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है भरत मुनि। क्या? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि है, ध्यान रखिएगा। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव, शांत अनुभाव या फिर व्याभिचारी भाव? तो इसका जो सही उत्तर है शांत हो जाएगा। क्या? तो भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो शांत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, दोहे और रोले के कर्म से मिलने पर कौन सा छंद बनता है? तो जब आप दोहे और रोले को मिलाएंगे, क्या? तो दोहा और रोला को जब आप मिलाएंगे तो हरगीत बनेगा, कुंडलिया बनेगा, सवैया बनेगा या फिर वरवे बनेगा? तो क्या बनेगा? तो कुंडलिया बन जाएगा। दोहे में कितना होता है? तो 13, 11। तो ध्यान रखना, जब आप दोहे और रोला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो कुंडलिया बनेगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्ध सम्मात्रिक, जहां पर अर्ध सम्मात्रिक हो, रोला दोहा यानी कि आधा जो हो, अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा? रोला दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया? तो चौपाई की बात करें तो इसमें 16 मात्राएं होती, तो ये सम्मात्रिक है। जबकि दोहा जो है इसमें प्रथम और तृतीय में 13 13 13 और द्वितीय जो प्रथम तृतीय में 13 और दूसरे और तीसरे में, प्रथम और तृतीय में 13 13 और दूसरे और चौथे में कितना होता? तो 11 11। तो यहां पर दोहा जो है ये अर्ध सम्मात्रिक है, ध्यान रखिएगा। चौपाई की बात कर लें तो ये 16 हो जाएगा। तो चौपाई क्या है? तो ये सम्मात्रिक छंद है, जरूर ध्यान रखें, 16 मात्राएं होती। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? तो अभी आपको मैंने बताया 16 मात्राएं कितनी। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? तो 16। दोहा में कितनी होती? तो प्रथम तृतीय में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छंद के कितने प्रकार होते? 2, 3, 4 या फिर 5? तो छंद के 3 प्रकार होते, सभी को पता है। क्या हो जाएगा? तो छंद के कितने प्रकार होते? तो 3 प्रकार होते, ध्यान रखना है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? बताना है कि आपको छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर उपनिषद में? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। क्या है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, ध्यान रखिएगा। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में क्या है? तो संगीत है। यजुर्वेद में क्या है? तो यज्ञ है, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद में क्या है? तो जादू टोना है। अगला प्रश्न है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में ही या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोई भी जो छंद होता है ये चरणों और यति दोनों में ही विभक्त रहता है। किसमें? तो कोई भी जो छंद होता है ये चरण जो है चरणों में और यति में विभक्त रहता है, तो दोनों में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा बताइए। मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह खाना या फिर मुंह उतरना। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मुहावरा जो है किस भाषा का शब्द है? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो आपको कमेंट करके बताना है। बुरी तरह हारना यानी क्या हो जाएगा? मुंह की खाना। क्या कहते हैं? बुरी तरह हारना क्या हो जाएगा? मुंह की खाना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है 76 है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा बताइए।
पानी में आग लगाना, पानी फेर देना, पानी पानी होना, पानी भर देना। तो नाश कर देना कुछ अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी को पता है राइट आंसर को। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी फेर देना। नाश कर देना का जो अर्थ हो जाएगा क्या, तो पानी फेर देना, ध्यान रखिएगा। अगर मगर करना का अर्थ बताइए, इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। तो अगर मगर करने का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। अगर मगर करना का अर्थ आपको बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहाने बनाना। क्या, तो अगर मगर करने का जो अर्थ हो जाएगा बहाने बनाना। क्या, तो अगर मगर करने का अर्थ हो जाएगा बहाने बनाना, ध्यान रखिएगा। ईश्वर को मानने वाले के लिए एक शब्द बताइए, आस्तिक, नास्तिक, स्वास्तिक या फिर इनमें से कोई। सिंपल है, जो भगवान को मानता है, ईश्वर को मानने वाला क्या हो जाएगा, तो आस्तिक हो जाएगा। क्या, तो वेद को मानने वाला क्या होगा, तो आस्तिक हो जाएगा। ईश्वर को मानने वाला क्या हो जाएगा, तो आस्तिक हो जाएगा। नास्तिक की बात करें तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, जो ईश्वर को नहीं मानता, उसे नास्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, छाती पर मूंग डालना का अर्थ बताइए। कठिन काम करना, कर्ज वसूल करना, बात बात पर लड़ना, पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग दलना का जो अर्थ हो जाएगा पास रहकर दुख देना। क्या, तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ हो जाएगा पास रहकर दुख देना। क्या, तो छाती पर मूंग दलना, पास जो है पास रहकर दुख देना। का वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो सेकंड लास्ट है दोस्तों, कंठ, दंत, मूर्धन्य। मैंने आपको बताया है का कंठ से होता, का वर्ग के जितने भी वर्ण होते, का खा गा घा अंगा, ये सब किसमें जाएंगे, तो कंठ में। दंत में क्या जाएंगे, तो ता था दा धा, मूर्धन में टा, तालु में चाचा जाजा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। तो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आपको आंसर करने से पहले आप लोग जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली जुड़े, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, कंठ, मूर्धन्य, दंत या फिर तालु। तो चा छा जा झा ये क्या होगा, मैंने बता चुके हैं, हमने आपको बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, तालु। चा छा जा झा ये जो भी आएंगे ये किसमें जाएंगे, तो तालु में जाएंगे। कंठ में काका का, मूर्धन्य में टाटा डाडा, दंत में ताधा दाधा ना। तो ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि 81 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही, अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारा सा कमेंट करना जरूर कि कैसे लगी आपको क्लास। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आपको सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।